नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ, क्योंकि जीवन का आनंद इसी बात पर है कि हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। रिश्तों की बात तो आज भी करूँगा ही, और हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत खास है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई व्यक्ति आदतन खुश मिजाज है, कोई चिड़चिड़ा है, कोई शिकायतें ही करता रहता है, कोई हमेशा ही किसी न किसी नई समस्या में उलझा रहता है, और कोई दूसरा ऐसा भी होता है कि उसे कुछ भी काम दे दो वो उसे खुशी खुशी पूरा कर दिखाता है। आपकी कोई सहेली ऐसी हो सकती है जो हमेशा हंसती रहती हो, सबको हंसाती रहती हो। कोई ऐसी हो सकती है जो अकेली ही सारा घर संभालती हो, राशन और सब्जी का इंतजाम करती हो, बच्चों की देखभाल करती हो, घर संवारती रहती हो, हमेशा काम में लगी रहती हो और कभी उफ भी न करती हो। और कोई दूसरी ऐसी हो जो हमेशा बीमार रहती हो, कमज़ोर रहती हो, कोई बहुत झगड़ालू हो और सब उससे बचकर रहना चाहते हो, कोई ऐसी पड़ोसन हो जो सबके साथ मेल जोल रखती हो, सबके काम आती हो, और कोई भी हो जो सबकी खोज खबर रखती हो, इधर की बात उधर पहुंचाती हो, हर किसी की चुगलियां करती हो। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक स्वभाव है या इसके पीछे कोई गहरी साइंस है? पुराने जमाने में जब आग को पैदा करने के और कोई उपाय नहीं थे, तो दो लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा की जाती थी। वो जिस लकड़ी को रगड़कर आग पैदा करते थे उसका नाम था अरणी। रगड़ने से जो छिपी आग थी वो प्रकट हो जाती थी। छिपी तो पहले ही थी, दोनों लकड़ियों में छिपी थी। चकमक का पत्थर आपने देखा है, उसमें छिपी है, रगड़ते हैं तो आग पैदा हो जाती है। रगड़ से कोई चीज पैदा नहीं होती, केवल प्रकट हो सकती है। जो छिपी हो वो प्रकट हो सकती है। आपके भीतर भी प्रकृति की, नेचर की पूरी ताकत छिपी है, पूरी शक्ति छिपी है। थोड़ा सा रगड़ने की बात है, थोड़ी सी साधना की, थोड़े से तप की बात है, थोड़े से प्रयास की, थोड़ी सी कोशिश की बात है। जो छिपा है वो प्रकट हो जाएगा। धू धू करके उसकी लपट जलने लगेगी, लेकिन कोई आदमी दो अरणियों को रखे बैठा रहे सारी रात, रात सर्द हो, बर्फ पड़ती हो, कांप रहा हो और दो लकड़ियों को रखे बैठा रहे, तो कुछ नहीं होगा। छिपी हुई आग से कोई गर्मी नहीं मिलती, छिपी हुई आग से रोशनी भी नहीं मिलती। और आग छिपी है और सामने रखी है, जरा सा दो लकड़ियों को रगड़ने की बात है कि बस प्रकट हो जाएगी। अंधेरा टूट जाएगा, सर्दी टूट जाएगी, अग्नि देवता प्रकट हो सकते हैं। अग्नि की पूजा बड़ी प्राचीन है, और अग्नि की पूजा का मौलिक कारण, बेसिक रीजन भी यही था कि जैसे अग्नि छिपी होती है पदार्थों में और प्रकट करनी पड़ती है, वैसे ही हमारी शक्तियां भी, हमारी पावर्स भी, हमारी ताकत भी, हमारी स्ट्रेंथ भी छुपी हुई है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म के समय तो हम सब जीरो होते हैं, धीरे धीरे सीखते चलते हैं, भाषा भी और ज्ञान भी। इन्हें प्रकट करना पड़ता है। हम अग्नि की बात कर रहे थे, और एक कारण से अग्नि निरंतर पूज्य रही है। अग्नि की एक खूबी है कि वो सदा ऊपर की ओर चलती है, उसकी गति सदा ऊपर की तरफ है। अगर आप दिए को उल्टा भी कर दें तो भी लौ ऊपर की तरफ जाएगी। दिया उल्टा हो जाएगा, आग ऊपर की तरफ जाएगी। पानी नीचे की तरफ बहता है, आग ऊपर की तरफ बहती है, और आप लौ को उल्टी नहीं कर सकती। मजे की बात यह है कि आग का सहारा अगर पानी भी ले ले तो
तो पानी भी स्टीम बनकर, भाप बनकर ऊपर की तरफ बहने लगेगा, क्योंकि वो गर्म हो जाएगा, उबल जाएगा, भाप बन जाएगा और उसकी यात्रा, उसकी जर्नी बदल जाएगी, उसकी कहानी बदल जाएगी। पानी का गुण धर्म बदल जाएगा, उसकी क्वालिटी बदल जाएगी। वो जो नीचे की तरफ बहता था वो भी आकाश की तरफ ऊपर उठने लगता है। तो सत्संग का मतलब, ज्ञानियों के साथ बैठने का फायदा भी यही है कि हम पानी से भाप बन जाते हैं, नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगते हैं। ये एक छोटा सा मंत्र है। इस जगत में पुराने दिनों में आदमी को अनुभव हुआ कि आग के अलावा किसी भी चीज में ऊपर जाने की ताकत नहीं है। आग ग्रेविटेशन के उलट है। जमीन खींचती है पर आग को नहीं खींच पाती। आग लेविटेशन को मानती है ग्रेविटेशन के बजाय। आग ऊपर की तरफ जाती है, जमीन उस पर कुछ भी नहीं कर पाती। जो चेतना ऊपर की तरफ जाने लगती है वो आग उसका प्रतीक बन गई। इसी तरह निरंतर ऊपर की तरफ जाती हुई चेतना से ही हमारी सारी शक्तियां, छिपी हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आग रूपी ये चेतना सबके भीतर छिपी है। साधन पूरे के पूरे आपके पास हैं, थोड़ी सी रगड़ की जरूरत है। उस रगड़ का नाम साधना है। थोड़ा सा हिलना डुलना पड़ेगा, थोड़ी भीतर छिपी हुई अरणियों को टकराना पड़ेगा, शक्तियां खुद ब खुद बाहर आ जाती है। इसके बहुत से लेवल हैं, बहुत से स्तर हैं। निरंतर काम की जरूरत है खुद पर। आज हम इन सब का खुलासा करेंगे। ये शक्तियां क्या हैं, कैसे मिलती हैं, क्या करना चाहिए हमें, सारी बातें करेंगे, लगातार करेंगे। बनी रहिए मेरे साथ आधे घंटे के इस खास सेशन में। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं हम। हमारा आज का टॉपिक है आओ बने शक्तिमान। मैं हूं पीके खुराना। ये परमात्मा की असीम कृपा है कि लोग मुझे एक हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु के रूप में जानते हैं। बिना किसी दवाई के सेहतमंद रहना, जीवन में सफल होना और उसके साथ साथ सच्ची खुशी हासिल करने के गुर सिखाना मेरी एक्सपर्टीज है। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर जाइए और सर्च बॉक्स में हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना टाइप कीजिए तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आपकी इच्छा है, मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी चॉइस है। खैर, आते हैं अब मतलब की बात पे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि अगर हम शक्तिमान बनना चाहते हैं तो हमें क्या गुण होने चाहिए, क्या खासियतें होनी चाहिए हमें कि हम शक्तिमान बन जाएं। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि हमसे गलतियां ना हो। हमारी परफॉर्मेंस बढ़िया हो और वो सबको बढ़िया नजर भी आए। हम गलतियां ना करें और हमें अपनी गलतियों के कारण सॉरी ना बोलना पड़े। इसके साथ ही हमारे लिए यह भी समझना जरूरी है कि अगर हमसे कोई गलती हो ही जाए तो हम अक्सर सॉरी बोलकर काम खत्म कर लेते हैं। क्या यह काफी है? सॉरी बोलने का असर क्या है, इस पर गहराई से सोचेंगे तो ही शक्तिमान बनेंगे। तो पहले हमें यह समझना है कि ऐसा क्यों होता है कि हमें सॉरी बोलने की जरूरत पड़े, उसकी नौबत आ जाए। देखिए, सॉरी बोलने का मतलब है कि हमसे कोई गलती हुई। गलती होती ही क्यों है? गलती तब होती है जब हम जो काम कर रहे हैं उस पर हमारा फोकस पूरा ना हो, ध्यान कहीं और हो। शरीर काम में है पर मन काम में नहीं है, दिमाग काम में है पर मन काम में नहीं है।
तो जब मन किसी काम में न हो तो गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। आप माँ हैं, बच्चा छोटा हो, सोया हो पालने में या पलंग पर, आप रसोई में हो, कुछ भी कर रही हो तो भी बच्चे का ध्यान जरूर रहेगा। बच्चा रोएगा तो आप फटाफट भागेंगी बच्चे के पास, क्योंकि बच्चे से आपको लगाव है, बच्चे में आपकी इमोशंस जुड़ी हैं। जिस काम में इमोशन जुड़ी हो, मन उसमें होता है। आप कुछ भी करें, मन बच्चे की तरफ से लापरवाह नहीं होगा। तो जो भी काम आप करें उसमें अपने भावनाएं भी जोड़ लें, अपनी इमोशंस भी जोड़ लें, पूरे मन से काम करें। मन से काम करेंगी तो गलती नहीं होगी। सॉरी कहने की दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन तो ये है कि आप कोई काम कर रही थी और आपसे काम गलत हो गया, जबकि दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके किसी काम के कारण या किसी व्यवहार के कारण किसी का नुकसान हो गया, या आपने गलती से या गुस्से में किसी का अपमान कर दिया। अगर आपके व्यवहार से किसी का नुकसान हुआ है या अपमान हुआ है तो केवल सॉरी कह देना काफी नहीं है, बल्कि ये पूरी प्रोसेस का सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप है कि आपने समझा कि आपने कुछ गलत किया है और आपको उसका खेद है, इसलिए आप सॉरी कहकर अपनी गलती सुधार रही हैं। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। इसका अगला स्टेप ये है कि आप यह डिटरमिन करें कि जो गलती एक बार हुई है वो दोबारा नहीं होगी, यानी आपका व्यवहार आगे के लिए, भविष्य के लिए, हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ताकि वो गलती दोबारा ना हो जो आपने आज की थी। आज गुस्से में किसी का अपमान कर दिया तो सॉरी बोल दी, और कल फिर गुस्सा आ गया तो फिर दोबारा से अपमान कर दिया। अगर ऐसा किया तो सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने हमेशा के लिए अपना व्यवहार नहीं बदला तो सॉरी कहना काफी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप यह है कि आपने गलती एक्सेप्ट की और सॉरी बोला। दूसरा स्टेप है कि अपने भविष्य के लिए अपना व्यवहार सुधार लिया। और थर्ड और फाइनल स्टेप ये है कि अगर आपके कारण किसी का नुकसान हुआ है तो नुकसान की भरपाई करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने सबके सामने किसी का अपमान कर दिया है तो सबके सामने ही सच्चे दिल से माफी मांगे, तब भी ये प्रूव हो सकता है कि आपने गलती को समझा, सच्चे दिल से महसूस किया और आपने जो किया वो गलत था। तो ये 3 स्टेप हैं सॉरी के। फर्स्ट स्टेप दिल से सॉरी बोलना, दूसरा स्टेप अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को हमेशा के लिए चेंज कर लेना, सुधार लेना, और थर्ड और फाइनल स्टेप नुकसान की या अपमान की भरपाई करना। अब हमें समझना कि सॉरी बोलने की स्थिति आ ही जाए, सिचुएशन आ ही जाए, तो हमें उससे क्या नुकसान होते हैं, और ये नुकसान हैं भी बहुत महंगे। पहली बात तो यह है कि सॉरी बोलने से हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, क्योंकि हमें खुद से शर्मिंदगी होती है। सॉरी बोलना आसान नहीं है, मन में बहुत जद्दोजहद होती है, और जब मन मारकर सॉरी बोलना पड़े तो शरीर मानो टूट जाता है। दूसरा नुकसान यह है कि खुद को खुद से ही शर्मिंदगी होती है, खुद को ही बहुत बुरा लगता है। और तीसरा नुकसान यह है कि लोगों के दिलों में हमारी इज्जत है। जब हम इस नुकसान को समझ लेते हैं तो हमारे सारे बहाने खत्म हो जाते हैं और हम शक्तिमान बनने के रास्ते पर चल पड़ते हैं। आइए अब थोड़ा और गहराई में जाएं। बहुत से पुरुष भी इस सेशन में हैं और मैं उनको भी यही पाठ देना चाहूंगा कि जो भी करें पूरे मन से करें, उसमें भावनाएं भी जोड़ ले, इमोशंस भी जोड़ ले। आप घर में हो, ऑफिस में हो या बिजनेस में हो, काम में इमोशंस जोड़ लें तो काम गलत नहीं होगा। कभी ये ना कहें और ये ना सोचें कि मैं ट्राई करूंगा या ट्राई करूंगी। अपने हर काम को अपना 100% दें, पूरा फोकस काम पर हो। सफलता का यही मंत्र है। मेरा एक सवाल है आपसे, कभी मानिए कि अलादीन का चिराग मिल जाए आपको और आपको सिर्फ एक ही वरदान मांगने की छूट हो, तो क्या मांगेंगी आप उससे?
जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है आपकी? वो अभिलाषा क्या है जो आपको दिन रात याद आती है, जिसने आपकी नींद चुरा ली है? क्या है वो अभिलाषा जो आप चाहती हैं कि हो जाए, और वो ही क्यों चाहती हैं आप? ये तो हम सब जानते हैं कि इंसान कुछ भी कर सकता है अगर उसके पास काम करने की कोई अहम वजह हो, कोई कंपेलिंग रीजन हो। आपकी जो इच्छा है वो ही क्यों है इच्छा, उसके पीछे का कारण क्या है, आपका वाई क्या है, क्यों क्या है, क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये क्लियर हो कि हम जो चाहते हैं वही क्यों चाहते हैं, तो हाउ तक पहुंचने का रास्ता निकल आता है, यानी काम को अंजाम कैसे दें उसका रास्ता निकल आता है, आसानी से निकल आता है। खुद खुदाई उसके लिए आपके साथ आ जाती है, प्रकृति आपके साथ आ जाती है, नेचर आपके साथ आ जाती है, यूनिवर्स आपके साथ आ जाता है। तो ये समझना है कि आपके लिए कामयाबी का मतलब क्या है। सॉरी, कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे डिफाइन करती हैं आप अपनी कामयाबी को? क्या बदल जाएगा जब आप कामयाब हो जाएंगी? सोचने और समझने वाली बात यह है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके पर्सनल ट्रेट्स क्या हैं। क्या हमेशा बहाने ढूंढ लेती हैं काम ना करने के, या फिर अपनी फेलियर के? मुझे मत बताइए, मुझे कुछ सफाई नहीं चाहिए आपसे। आपका जीवन है, आप कैसे जीना चाहती हैं ये आपका फैसला है, मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूं। इसलिए अगर आप आज के सेशन का पूरा फायदा उठाना चाहती हैं तो जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उनका सही सही आंसर दीजिए, खुद को जवाब दीजिए। मुझे कुछ नहीं बताना, खुद को ही बताना है आपने। खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, स्पष्टवादी रहिए, ताकि आपकी सफलता की राह आसान हो जाए। ये सवाल ऐसे हैं जो आपको आपसे मिलाएंगे। आप खुद में एक नया बदलाव देखेंगे, इसलिए खुद के साथ सच बोलिए। मीठा हो या कड़वा, पर सच बोलिए अपने साथ। क्या आप महत्वाकांक्षी हैं और सफल हैं, पर सफल होने के बावजूद वहां नहीं हैं जहां आप होना चाहती हैं, या जहां आपको होना चाहिए था? सॉरी फॉर माई सोर थ्रोट। अगर ऐसा है तो शायद ये भी संभव है कि अपने काम के प्रति आपकी कमिटमेंट पूरी ना हो। 100% के बजाय सिर्फ 70% हो, 60% हो, 50% हो। सोचिए, दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, अपनी फितरत आपको पता ही है। अब खुद को यह जवाब दीजिए कि क्या आप फुली डिसिप्लिन्ड हैं, पूर्णतया अनुशासित हैं। देखिए, पहले अनुशासन का मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए कि मुझे कहा जाए कि मैंने पैदल चलते हुए एक नदी पार करनी है जिसका पुल 1 किलोमीटर लंबा है। पुल के बीचों बीच छोटे छोटे पत्थरों का एक ढेर है, वहां से एक पत्थर उठाना है, नदी में फेंकना है और फिर आगे बढ़ जाना है। और ऐसा 7 दिन तक लगातार करना है। अब मैं हर रोज पुल पैदल पार करते हुए बीच में रुकूंगा, पत्थरों के ढेर के पास रुककर एक पत्थर उठाऊंगा और उसे नदी में फेंककर पुल की बाकी दूरी पार करूंगा। मैं एक साथ 7 पत्थर नहीं उठाऊंगा, हर रोज एक एक पत्थर ही फेंकूंगा, और अगर किसी दिन गलती से पत्थर फेंकना भूल गया तो वापस आऊंगा, पत्थर फेंकूंगा और तब समझूंगा कि मेरा काम पूरा हुआ। ये नहीं सोचूंगा कि अगले दिन 2 बार पत्थर फेंक लूंगा। ये होती है फुल कमिटमेंट, पूरी कमिटमेंट। ये समझना जरूरी है कि इस तरह की कमिटमेंट के बिना, इस तरह के डिसिप्लिन के बिना बड़ी सफलता हासिल नहीं हो सकती। तो अब ये सोचिए कि आज आप कहां हैं, सफलता के किस मुकाम पर हैं। अगर वहां से आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो माइंडसेट बदलना होगा, सोच बदलनी होगी। इसके लिए आपको एनालाइज करना होगा कि आपकी फेलियर का रीजन क्या है। इसे आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता, इसलिए आप खुद ही
एनालाइज कीजिए और देखिए कि कौन से ऐसे कारण हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। क्या आपको टालमटोल की आदत है, प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है, या आप कई सारे काम एक साथ करना चाहती हैं, या फोकस नहीं है? क्या आपके पास पूरा ज्ञान नहीं है, स्किल नहीं है, हुनर नहीं है काम करने का? क्या आपकी काम की प्रोसेस के पूरे ज्ञान के बिना ही आप काम शुरू कर देती हैं? क्या आप ओवर थिंकिंग की शिकार हैं? सिर्फ सोचती ही रह जाती हैं और काम शुरू ही नहीं होता, क्योंकि लगातार सोचते रहने के कारण या तो टाइम निकल जाता है या आपका दिमाग कई नए बहाने ढूंढ लेता है। अब जो मैं अगले सवाल पूछूंगा वो थोड़े सेंसिटिव हैं, पर मुझे वो सवाल आपसे पूछने ही होंगे, क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूं, आपकी सफलता चाहता हूं, आपकी सक्सेस चाहता हूं, और टोटल सक्सेस चाहता हूं, पूर्ण सफलता चाहता हूं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आपको नशे की लत है? क्या आप सोशल मीडिया पर या गप्पों में टाइम बिता देती हैं? क्या आप पोर्न देखती रहती हैं, या आपको कोई और ऐसी आदत है जिसमें टाइम यूं ही बीत जाता है? कब से है ऐसा? आप सोचिए, सोचिए, समझिए और सुधारिए। अगर आपको खुद में कोई कमी नजर आती है तो आपने अपने गलत स्वभाव को बदलने के लिए अब तक क्या किया है? ये भी सोचिए कि इस दौरान आपने क्या सही कदम उठाए, कौन सी गलतियां की, क्या करना चाहिए था जो आपने नहीं किया। क्या आपने आज से पहले कभी अपने जीवन का इस प्रकार से एनालिसिस किया है? ये सारे सवाल जो मैंने आपसे पूछे हैं, आपने कभी खुद से पूछे, खुद को एनालाइज किया? इसके बाद ये सोचिए कि जब कभी आपने पहले कोई सही कदम उठाया हो तो कितने टाइम तक आप सक्सेसफुल बनी रही। अगर आप सफल नहीं हैं, सक्सेसफुल नहीं हैं, तो इसके कारण आपको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, कितना दुख होता है, कितना अपमान सहना पड़ता है। इन परेशानियों को, इस अपमान को, इस दुख को 1 से 5 के स्केल पर रखा जाए तो आप इसे कहाँ पाती हैं? जहां 1 सबसे कम है और 5 सबसे अधिक, यानी 1 to 5 के स्केल पर अगर आप ये देखें कि आपको कितना दुख होता है, परेशानी होती है, अपमान सहना पड़ता है अपनी गलत आदतों के कारण या सक्सेसफुल पूरी तरह से ना हो पाने के कारण, तो वो दुख, वो अपमान कितना गहरा है। जो कुछ भी गलतियां हुई, क्या आप उन्हें ठीक कर पाई? अगर हां तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों? क्या आपको पहले महसूस नहीं हो पाया कि आपका डिसीजन गलत था? क्या नुकसान हुआ उस गलत डिसीजन से? क्या सीखा आपने उस गलत डिसीजन से? क्या कर सकती हैं आप आज के वैसी गलती दोबारा ना हो, और दोबारा ना करने के लिए आप क्या कर रही हैं? आपके गलत डिसीजन के कारण सफलता असफलता में बदल गई तो आपको क्या महसूस हुआ? आपकी फेलियर ने आपके कौन से 3 मेजर नुकसान किए? आपकी फेलियर के कारण आपके स्टेटस को कितना नुकसान पहुंचा है, आपकी वैल्यू कितनी गिरी है? इन सारे सवालों का जवाब लिख कर देखिए, लिखिए सवाल और फिर उनका जवाब लिखिए, खुद से पूछिए, खुद में क्लैरिटी आएगी, और जब क्लैरिटी आएगी तो उनको सुधारना आसान हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। मैं इसीलिए आपसे ये सवाल बार बार दोहरा दोहरा कर पूछ रहा हूं। आपके अब के स्टेटस में सबसे खराब बात क्या है और उससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? 3 ऐसे कौन से रीजंस हैं जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं? आपकी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स कितनी पुरानी हैं और आपके अंदाजे के मुताबिक अभी कितनी और देर तक ये प्रॉब्लम्स बने रहने के चांसेस हैं? इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपको आज ही क्या करने की जरूरत है, ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि आप कितनी बड़ी समस्या हल कर सकती हैं, आप कितनी मैच्योर हैं, कितना पेशेंस है, कितना धीरज है आप में। किसी सिचुएशन पर रिएक्ट करने से पहले क्या आप सही ढंग से सही बात सही समय पर कह पाती हैं?
या वो विचार ही आपको बाद में आता है कि ऐसे कहना चाहिए था, या विचार आता है तो भी आप नहीं कह पाती, या कहती ही नहीं और चुप रह जाती हैं। समझ लीजिए कि डर तो लगेगा ही हर नई सिचुएशन में। डर को ही जोश बना लीजिए, उसे प्रेरणा बना लीजिए, उसे इंस्पिरेशन बना लीजिए। डर के आगे जीत है। अब अगले सवाल की गहराई को समझिए। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके परिवारजनों का किडनैप कर ले और आपके पीछे कुत्ते छोड़ दे शिकारी, और कहे कि आप लगातार 5 मील तक, 5 किलोमीटर तक भागिए, अगर आप रुकेंगी तो कुत्ते आपको मार डालेंगे और मैं आपके परिवार वालों को मार डालूंगा, तो क्या आप बिना रुके 5 किलोमीटर भागेंगी या नहीं? वो भी तब जबकि आपको भागने की कोई प्रैक्टिस नहीं है। अगर बीच में कुत्ते पीछे छूट जाए तो आप आराम के लिए रुकेंगी या नहीं? तो सवाल ये है कि क्या आप अपना गोल अटेन करने के लिए भाग रही है या सिर्फ खतरे से बचने के लिए भाग रही हैं? एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जॉब में हैं तो क्या आप प्रमोशन पाने के लिए काम करती हैं या सिर्फ नौकरी बचाए रखने के लिए काम करती हैं? इससे भी आगे बढ़कर ये सोचिए कि आपके लिहाज से सक्सेसफुल होने के साधन क्या हैं, आपका गोल क्या है, आपके पास कौन से साधन हैं, कौन से साधनों की कमी है, वो कहाँ से किस तरह से मिल सकते हैं, किससे हेल्प लेनी पड़ेगी, और ये भी बताइए कि सफलता चाहने का आपका कारण क्या है, क्यों आपने यही गोल चुना है सफलता के लिए। व्हाट इज योर वाई? मैंने दोहराया है इस बात को इसलिए कि ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत यहीं से होगी आपकी सफलता की। 1 मिनट के लिए ये सोचिए कि अगर आपके रास्ते की सारी कठिनाइयां हट जाएं तो आपका जीवन कितना बदल जाएगा, क्या कुछ नयापन होगा उसमें। तो अब जरा सॉल्यूशन की भी बात करते हैं। परफेक्शनिस्ट नहीं होना है, काम शुरू कर देना है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से काम शुरू कर देना है। समस्या यह है कि लोग दूसरों से तो झूठ बोलते ही हैं, कई बार वो खुद या अक्सर खुद से भी झूठ बोलते हैं। खुद को भी सच दिखाइए, खुद को आईना दिखाइए। हैप्पीनेस गुरु के रूप में मैंने ये महसूस किया है कि डिप्रेशन होता नहीं है, हम शिकायती स्वभाव वाले बन जाते हैं तो धीरे धीरे सफलता कम होती चलती है और डिप्रेशन की तरफ बढ़ते जाते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि सफल लोग भी कई बार असफल होते हैं, बार बार असफल होते हैं, पर वो काम से पीछे नहीं हटते, या यूं कहिए कि काम का पीछा नहीं छोड़ते। याद रखिए कि जोश तो बहुत है, पैमाना ये होना चाहिए कि खुद को कोशिश के हिसाब से मापें। यानी किसी काम में आप सफल हुई या असफल हुई वो इमैटेरियल है, आपने कोशिश कितनी की उसकी वैल्यू है। पूरा जोर लगाया कि नहीं, जरूरत होने पर गाइडेंस ली कि नहीं, जहां हेल्प चाहिए थी वहां हेल्प मांगी कि नहीं, या ईगो में फंसी रह गई और हेल्प नहीं मांगी। सफलता के हिसाब से नहीं, फिर सफलता भी दूर नहीं रह जाएगी। वरना बहुत से लोगों का जीवन तो ऐसा है कि डिग्री लो, जॉब लो, पेंशन लो और मर जाओ, कहानी खत्म। आज हम 21वीं सदी में हैं, 21st सेंचुरी में हैं, और ये बातें कर रहे हैं कि हमारा देश अपना पुराना गौरव हासिल करेगा, भारत महान बनेगा। भारत महान है, भारत विश्व गुरु है, भारत महान बने, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या खुशी हो सकती है। समझने की बात यह है कि जब हम खुद सब के सब महान होंगे तो ही भारत महान होगा। 99% बेईमान फिर भी मेरा भारत महान, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सबको ईमानदार होना होगा, सबको महान होना होगा, सबको सफल होना होगा, सबको सक्सेसफुल होना होगा और दूसरों की सफलता में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हम सिर्फ इंडिपेंडेंस डे पर या रिपब्लिक डे पर अपने मुंह पे तिरंगा पोत लें और बाकी 363 दिन बेईमान बने रहें
तो भारत कभी महान नहीं होगा। आज हमें सोचना है कि हमारे बच्चे विदेशों में क्यों भाग रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि विदेशी भारत आए। ऐसा क्यों है कि इंडिया सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए ही अच्छा बाजार है। ऐसा क्यों नहीं है कि विदेशी बच्चे, अमेरिका के बच्चे, इंग्लैंड के बच्चे, फ्रांस के बच्चे इंडिया में सेटल होना चाहें। भारत को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाना है, उसके लिए हम सबको सफल होना होगा, सफलता की मंजिलें तय करनी होंगी। और ये जो सवाल हमने आज आपसे पूछे हैं, इनका जवाब अगर आप ईमानदारी से देंगी तो ये पॉसिबल होगा कि आपके जीवन में पैसा आए, मनचाही सफलता मिले, आप सेहतमंद हों, आपके रिश्ते मजबूत हों, मधुर हों, डिपेंडेबल हों और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों। अपने व्यवहार को एनालाइज करते रहकर हम ऐसा कर सकते हैं। आज मैंने आपसे जो सवाल पूछे उनका मकसद भी यही था कि आप खुद को एनालाइज कर सकें, खुद महान बन सकें और अपने देश को महान बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकें। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सजेशन देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@indiatotal.com पर या फिर हमारे नंबर 62846966 पर संपर्क कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा और अगर बातचीत की ज़रूरत होगी तो दोनों की कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के लाइव सेशन का टॉपिक आओ बने शक्तिमान अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।